बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जेरी ने कहा, नहीं बॉस, मैं और थर्मॉल उनके अंदर जाने में नाकाम होते रहे हैं। हमें उस वक्त वहाँ जगह मिलती है जब तुम्हारे अजनबी मेहरबान का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद होता है। परगोला ने ट्रेसा से कहा, मेरा कोई आदमी तुम में से किसी के अंदर नहीं है। मैं नहीं जानता ये कौन खुदाई फौजदार है, हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। जब मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो उसने मुझे सजा देते हुए अपाहज बना दिया। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो वो मुझे बचा रहा है और तुम्हारे एहसास बर्तरी को जूते मार रहा है। मैकेनी ने कहा, मम्मी ये वही आदिल का भाई और ऐना का बाप है। माँ ने कहा, क्या बकती है, तुम्हारा और उनका बाप मर चुका है। मम्मी ये नया बाप है, ऐना उसे पापा कहती है। वाइन लोइन बुड़बुड़ाया, इसका मतलब है हम अभी तक उसके जाल में हैं। मैकेनी ने कहा, हाँ, और उसके जाल से निकल आने की खुशफहमी में हमने समझौते के खिलाफ परगोला को हलाक करना चाहा और वो समझौते के मुताबिक उसे हमारे हाथों से बचा रहा है। वो सब चुप हो गए, अपने अपने तौर पर सोचने लगे। परगोला भी सोच रहा था। उनमें से किसी की जीत नहीं हुई थी और कोई मुकम्मल तौर पर हारा हुआ भी नहीं था। परगोला अपाहज और बेबस था, मगर गॉड मदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। परगोला के पास दो ख्याल ख्वानी करने वालों की ताकत थी, मगर वो दोनों गॉड मदर और उसकी औलाद के अंदर नहीं पहुंच सकते थे। वाइन लोइन ने कहा, मैकेनी, ऐना को फ़ोन करो। किस मुंह से फ़ोन करूं? हम उसकी नज़रों में इंतहाई कमीने और कम ज़र्फ हो गए हैं। गॉड मदर ने कहा, तुम नंबर मिलाओ, मैं बात करूंगी। आखिर वो मेरी बेटी है, मैं उसे पिघलाना जानती हूँ। वो सब उठकर वहाँ से चलते हुए दूसरे कमरे में आए। सेंटर टेबल पर फ़ोन रखा हुआ था। उनमें से एक मैकेनी ऐसी थी जिसके दिमाग में हम नहीं जा सकते थे। वैसे अशद ज़रूरत होती तो हम रास्ता बना लेते। मैंने वाइन लोइन के अंदर रहकर उसके ज़रिए फ़ोन को उठाया, उसके तार को एक झटके से अलग किया, फिर रिसीवर को दीवार पर मारकर तोड़ दिया। इस दौरान मैकेनी उसे रोकने आई थी तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। ऐसा करने के बाद वाइन लोइन ने बौखला कर टूटे हुए फ़ोन और तार को देखा, फिर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। माँ और बहनें भी मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गईं। फिर ट्रेसा ने बेटे के सर की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? अगर आदिल के भाई और मेरी बेटी के पापा हो तो मुझसे बातें करो। उन्हें कहा सुनाई दिया। उन सब ने दरवाजे की तरफ देखा। परगोला ज़ख्मी टांग उठाए फर्श पर घिसटता हुआ आया था और हंसते हंसते कह रहा था, किसे आवाज़ दे रही हो? वो कमीनों से बात करना चाहता तो टेलीफोन को क्यों तोड़ देता? वाइन लोइन ने परगोला की तरफ इशारा करके कहा, मम्मी ये शैतान तो हमारे गले पड़ गया है। हम ना इसे अपने सामने बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही इसे मार सकते हैं। परगोला ने कहा, यही मामला मेरे साथ भी है। ना तुम में से किसी को मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ना ज़ख्मी टांग लेकर यहाँ से जा सकता हूँ। यहूदी मेरे पीछे पड़े हैं। बाहर निकला तो पहचानते ही मेरी दूसरी टांग भी ज़ख्मी कर देंगे। मुझे मजबूरन यहाँ रहना पड़ेगा और तुम्हारी इस डॉक्टर बेटी को मेरा इलाज करना होगा। मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी, मैं तुम पर थूकती हूँ। तुम्हारी माँ ने भी मुझ पर थूका था, उसका नतीजा देख लो। गॉड मदर की ताकत सिफर हो गई है। मैकेनी ने कहा, तुम मेरे हाथों मरोगे, मैं तुम्हारे ज़ख्मों में जहर भर दूंगी। वो बोला, वाइन लोइन, अगर तुम्हारी डॉक्टर बहन मुझे नुकसान पहुँचाएगी तो तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं दीवार से सर टकरा कर मर जाऊंगा। ज़रा नमूना दिखाओ कैसे मरोगे। वाइन लोइन अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ गया, फिर धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दीवार से सर टकरा दिया। दूसरे ही लम्हे चकरा कर गिर पड़ा। माएँ और बहनें हाय हाय करती हुई उसके पास पहुंची। माँ ने बेटे का सर उठाकर अपने जानू पर रखा, फिर उसकी पेशानी को सहलाते हुए बोली, परगोला का इलाज होगा, बिल्कुल सही इलाज होगा। मेरे बेटे को सज़ा ना दो। अरे मैकेनी, तू खामोश क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बोली, हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं परगोला को दवाओं के ज़रिए नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं दिन रात उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी करती रहूँगी। वो दौड़ती हुई गई, दवाओं का बैग उठा कर ले आई। 3 घंटे पहले की हुई पट्टी खोलकर ज़ख्म का मुआयना करके फिर मरहम पट्टी कर दी। इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि ज़ख्म जल्द से जल्द भरे और वो यहाँ से जाने के काबिल हो जाए। परगोला ने आराम महसूस करते हुए सोच के ज़रिए कहा, ऐ मेहरबान भाई, मानता हूँ ये तुम्हारी ही खोपड़ी है जो बदतरीन दुश्मनों को एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर कर रही है।
कमाल है, हम में से कोई एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, जेरी और थर्मॉल अभी तुम्हारे पास हैं, मेरी आवाज़ और लहजे को सुन रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि जब भी गॉड मदर की तरफ से परगोला को ख़तरा पेश आए वो मेरे दिमाग में आकर मुझे इत्तला दें, मैं फ़ौरन उसे आकर बचाऊंगा। और तुम तीनों ये याद रखना कि तुम में से किसी ने गॉड मदर और उसकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचाया या उन्हें ट्रैप करना चाहा तो मैं चश्मे ज़दन में परगोला की ज़िंदगी को मौत में बदल डालूंगा। ये धमकियां देकर मैं स्नैक बार के सामने अपनी कार में हाजिर हो गया। चाय की प्याली खाली हो चुकी थी। मैंने कार को स्नैक बार की रोशनी से दूर एक दरख्त के साए में रोका था और तारीकी में ख्याल ख्वानी कर रहा था। मैं कार से निकलकर दुकान में आया, प्याली वापस की, चाय की कीमत अदा की, फिर वापस आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करते ही एक रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। किसी ने सर्द लहजे में कहा, इंजन चालू रखो मगर गाड़ी ना चलाओ, इंतज़ार करो। मैंने हुक्म की तामील की और हुक्म देने वाले के अंदर पहुंच गया। वो तन्हा था, उसे अपने साथी का इंतज़ार था। उसका नाम जॉनी था। उसका साथी टॉनी 5 मिनट के बाद आ गया। पिछली सीट पर जॉनी के पास बैठते हुए बोला, यार प्रॉब्लम हो गया, उस बूथ का टेलीफोन ख़राब है, अब हम एलन रॉबिन से कैसे राब्ता करें? जॉनी ने रिवॉल्वर की नाल से मेरी गर्दन को ठोंकते हुए कहा, इसे आगे ले चलो, आगे प्रिंसटन रोड के टेलीफोन बूथ के सामने गाड़ी को रोको। मैंने कहा, बूथ में जाना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। टॉनी ने मेरी तरफ झुककर कहा, शाबाश, काम के आदमी हो, कहाँ है फ़ोन? डैशबोर्ड के इस खाने में। क्या निकालूं? खबरदार चालाकी ना दिखाओ। क्या वहाँ से हथियार निकालना चाहते हो? जॉनी, तुम वो खाना खोलो। जॉनी ने पिछली सीट से अगली सीट की तरफ झुककर उस खाने को खोला, अंदर अच्छी तरह देखा, फिर मोबाइल फ़ोन निकाल कर बोला, यहाँ हथियार नहीं है, इसका लिबास चेक करो। बेचारे बड़े मोहतात थे। वो अगली सीट पर झुक कर आया, मुझे उसने अच्छी तरह चेक किया, फिर मुतमईन होकर पिछली सीट पर चला गया। अभी तक उनके ख्यालात पढ़कर इतना ही मालूम हुआ था कि वो दोनों पेशावर कातिल हैं। अभी एक लड़की को कत्ल करने वाले हैं जिसका नाम सारा रॉबिन है। सारा के 2 सौतेले भाइयों ने उन कातिलों को 10,000 अमरीकी डॉलर दिए हैं। लड़की का काम तमाम करने के बाद उन्हें मज़ीद 10,000 डॉलर मिलेंगे। टॉनी ने राबता किया, फिर कहा, हेलो मिस्टर एलन, मैं टॉनी बोल रहा हूँ। एलन रॉबिन की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ चले गए थे? मिस्टर, हमें कुछ इंतज़ामात करने थे, फिर एक जगह से फ़ोन करना चाहा तो वो फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर था। अब कहाँ हो? एक गाड़ी में हैं। जॉनी ने कार वाले को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। क्या तुम उस कार वाले की मौजूदगी में मुझसे बातें कर रहे हो? जी हाँ, आप काम की बात करें। क्या खाक बातें करूं? तुम उस अजनबी के सामने मेरा नाम ले रहे हो, क्या मुझे फंसाना चाहते हो? हम इतने नादान नहीं हैं, काम होते ही सारे सबूत और गवाह मिटा देते हैं। आप ये बताएं, वो घर से कब निकल रही है? अभी अपने कमरे में है, शायद बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करो, और अगर उस कार में कोई फ़ोन है तो उसका नंबर बताओ। टॉनी ने मुझसे मोबाइल का नंबर पूछा, फिर एलन रॉबिन को बताकर कहा, अब तुम हमें फ़ोन करोगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं एलन रॉबिन के पास पहुंच गया। उसके सामने एक जवान शख्स बैठा हुआ था। पता चला वो बड़ा भाई सोलन रॉबिन है। एलन ने उससे कहा, ब्रदर, जॉनी और टॉनी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पता नहीं वो सुअर की बच्ची कब अपने कमरे से निकलेगी। बड़े भाई सोलन ने कहा, उसे सुअर की बच्ची ना कहो, हमारे बाप को गाली पड़ती है। एलन करीब आकर बैठ गया, फिर आहिस्तगी से बोला, हमने उसे इस कदर बदनाम किया कि एक बाजारी औरत भी इस कदर बदनाम नहीं होती होगी। तुम कहते थे वो रुसवाइयों से घबराकर खुदकशी कर लेगी, मगर बड़ी ढीठ है, हमें किराए के कातिलों से काम लेना पड़ रहा है। सोलन ने कहा, तुम भूल रहे हो, कुछ रोज़ पहले वो बहुत परेशान और ज़िंदगी से बेजार हो गई थी। मुझे केमिस्ट ने बताया था कि वो जहर की शीशी खरीद कर ले गई है। फिर एक दिन अस्पताल के एक डॉक्टर ने फ़ोन किया था कि उसने असाबी कमज़ोरी की दवा पी ली थी। होटल वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। इसका मतलब है उस शीशी में जहर नहीं था। हाँ, उसके मुकद्दर में किसी कातिल के हाथों मरना लिखा है, इसलिए उसे जहर नसीब नहीं हुआ। उसने जूं ही अपनी बात ख़त्म की, उसे अपने ही दिमाग में एक कह कहा सुनाई दिया। मैं भी ख्याल ख्वानी करते करते चौंक गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की के कत्ल की जो साजिश हो रही है, इस सिलसिले में कोई टेलीपैथी जानने वाला भी दिलचस्पी ले रहा होगा। मैं अभी ये नहीं जानता था कि कोई एक्सरे मैन है
जो सारा का दीवाना हो गया है और जिसका दीवाना है उसे हासिल करने के बाद उसे मार डालना चाहता है। एक बार उसे मार डालने की कोशिश कर चुका है और नाकाम रहा है। अब पहले से ज़्यादा उसका दीवाना होकर उसे आज रात हासिल करने वाला है। वो सोलन के दिमाग में कहकहा लगा कर कह रहा था, उसे जहर ना मार सका, कातिल भी नहीं मार सकेंगे। सोलन घबरा कर खड़ा हो गया, दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, एलन, मेरे अंदर कोई हंस रहा है और बोल रहा है कि वो नहीं मरेगी। एलन ने उसके करीब आकर उसके दोनों बाजुओं को थाम कर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इस बार एलन ने अपने अंदर वो आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, ठीक नहीं, अब तुम भी ठीक नहीं रहोगे। वो घबराकर सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, ब्रदर, मेरे अंदर भी कोई बोल रहा है। फिर आवाज़ सुनाई दी, हाँ, इसे टेलीपैथी कहते हैं। जब ये किसी के अंदर जाती है तो उसकी सारी बदमाशियां बाहर निकाल देती है। सोलन ने अचानक ही एलन को थप्पड़ मारा। दूसरे ही लम्हे में एलन ने सोलन के मुंह पर घोंसा रसीद किया। फिर दोनों भाई बारी बारी एक दूसरे को मारने और कपड़े फाड़ने लगे। मैं समझ रहा था कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला कभी एक के और कभी दूसरे के दिमाग में जा रहा है और उन्हें पागलों की तरह एक दूसरे को नोचने खसोटने पर मजबूर कर रहा है। आखिर वो लड़ते लड़ते और कपड़े फाड़ते फाड़ते नंगे हो गए, थक हार कर फर्श पर गिर पड़े। मैंने सोलन के दिमाग में सुना, वो अजनबी कह रहा था, आज के लिए इतनी ही वार्निंग काफ़ी है। आइंदा सारा के पीछे कातिल लगाओगे तो वो कातिल आकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। सारा अभी घर से निकलने वाली है, उसका रास्ता रोकने की हमाकत ना करना। फिर खामोशी छा गई। चंद सेकंड के बाद मैं ख्याल ख्वानी से चौंक गया, दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। टॉनी कह रहा था, जॉनी, मेरे सर में कुछ हो रहा है। जॉनी ने पूछा, क्या हो रहा है? मेरे अंदर कोई हंस रहा है। मेरी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल हट गई। वो रिवॉल्वर जॉनी के हाथ से छूट गया था। वो अपना सर पकड़कर कह रहा था, हाँ, मेरे अंदर भी कोई कहकहे लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? टॉनी ने कहा, मेरे अंदर कोई कह रहा है कि मैं कार से निकलकर भागूं, वरना तुम मुझे गोली मार दोगे। जॉनी ने गिरा हुआ रिवॉल्वर उठाकर कहा, हाँ, तो मैं कत्ल करूंगा, मगर यहाँ नहीं, बाहर चलो। यार जॉनी, ये क्या कर रहे हो? गोली चल जाएगी। खैरियत चाहते हो तो फौरन बाहर निकलो। वो मोबाइल फ़ोन सीट पर फेंक कर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते ही भागने लगा। जॉनी ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे दौड़ लगाई। ये मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था कि ना दुश्मनों से लड़ना पड़ा और ना ही ख्याल ख्वानी करनी पड़ी। कोई अजनबी अपनी ख्याल ख्वानी की ज़द पर उन दोनों को उड़ा ले गया था। मैंने जॉनी के अंदर रहकर देखा, वो दोनों बहुत दूर तक दौड़ते हुए गए। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने अपने साथी टॉनी को गोली मार दी। फिर रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी से लगाकर ट्रिगर दबा दिया। किस्सा तमाम हो गया। मैंने बाहर निकलकर पिछली सीट के दोनों दरवाज़ों को बंद कर दिया। फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं की। टॉनी और जॉनी के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ था कि सामने जो गली नज़र आ रही है, सारा उसी गली से अपनी सुर्ख रंग की गाड़ी में निकलेगी। मैंने अपनी कार स्टार्ट नहीं की, मुझे उसका इंतज़ार था। हीरो ने हाईवे के एक वीरान हिस्से में गाड़ी रोक दी। एक तरफ मीलों दूर तक सपाट मैदान था, कई मील दूर एक जगह छोटी सी रोशनी का धब्बा सा दिखाई दे रहा था। उसने गैर मामूली कुव्वते बसारत से देखा, वहाँ एक मकान था। रोशनी उस मकान की खिड़की से आ रही थी। उसने गाड़ी उधर मोड़ दी, हेडलाइट्स बुझा दी। उसे रोशनी की तो ज़रूरत नहीं थी, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक साथी की ज़रूरत थी। अगर कोई भरोसे का बंदा मिल जाता तो उसके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। वो ड्राइव करता हुआ आया, फिर उस मकान से तकरीबन 1000 गज के फासले पर गाड़ी रोक कर उतर गया। उसने सोचा, इस मकान में औरतें और बच्चे होंगे तो रात के वक्त उसे देखकर डर जाएंगे, लिहाजा दबे कदमों जाकर वहाँ के मकीनों के बारे में कुछ मालूम करना चाहिए। उसने दबे कदमों आगे बढ़ते हुए दूर तक नज़रें दौड़ाईं। वहाँ हद्दे नज़र तक कोई दूसरी चारदीवारी नहीं थी। उस छोटे से मकान के अतराफ खूबसूरत सा बागीचा था और कई घने दरख्त थे। इहाते की दीवारें ऊंची थीं। बड़ा सा आहनी गेट खुला हुआ था, जैसे आने वाले को खुशामदीद कह रहा हो। ये अजीब सी बात थी। उस वीराने में इहाते के गेट को बंद रहना चाहिए था, लेकिन वो खुला हुआ था। शायद किसी की आमद की तवक्को थी। ये भी मुमकिन था कि चोरी से आने वालों को फांसने के लिए उसे इस तरह खुला छोड़ा गया हो। वो गेट से कतराकर दूसरी तरफ गया, फिर एक जगह उछलकर इहाते की दीवार पर खड़ा हो गया। वहाँ से छलांग लगाकर एक दरख्त की शाख से लटक गया। उस शाख से झूलता हुआ फ़ज़ा में कलाबाजी खाता हुआ दूसरी शाख पर आकर लटकने लगा। फिर उस दरख्त से छलांग लगाकर दूसरे दरख्त की शाखों पर भी वही करतब दिखाने लगा।
یہ اس کی پیدائشی عادت تھی۔ وہ اپنے فطری طریقہ کار کے مطابق مکان کے بالکل قریب ایک درخت پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک ہی کمرے میں روشنی تھی، باقی کمرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر کھڑکیوں پر پردے پڑے نہ ہوتے تو وہ اندر کی تاریکی میں دیکھ لیتا۔ جس کمرے میں روشنی تھی صرف اس کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کے لیے وہ کھڑکی روشن رکھی گئی ہے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اگر اندر کوئی سرگوشی میں بول رہا ہوتا یا خراٹے لے رہا ہوتا تو وہ فوراً سن لیتا۔ کوئی آواز نہیں تھی، پھر بھی اس کی حس بتا رہی تھی کہ کوئی ہے یا کوئی آنے والا ہے۔ وہ درخت سے چھلانگ لگا کر مکان کی دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر وہاں سے ایک تاریک کھڑکی سے کان لگا کر سننے لگا۔ آدمی جب سانس لیتا ہے تو خود اسے اپنی سانسوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ غیر معمولی قوت سماعت کا کمال تھا کہ وہ کھڑکی کے باہر سے کسی کے سانس لینے کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی تاریک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا، مگر جاگ رہا تھا۔ سونے اور جاگنے کے وقت سانسوں کے اتار چڑھاؤ میں فرق ہوتا ہے۔ ہیرو اس فرق کو خوب سمجھتا تھا۔ اس تاریک کمرے میں ایکس رے مین بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مکان اور آس پاس کی زمین اسی کی ملکیت تھیں۔ وہ اس وقت بڑی خاموشی اور انہماک سے خیال خوانی کر رہا تھا۔ سارا کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اس پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے اپنے مکان کی تنہائی میں آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سارا اپنے آپ سے غافل تھی۔ ایکس رے مین اس کے اندر رہ کر اس کے ذریعے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کار چلاتی ہوئی کن راستوں سے گزرتی جا رہی ہے۔ جب وہ ہائی وے کو چھوڑ کر سپاٹ میدانی راستے پر آ گئی تو اس نے دماغ کو تھوڑی سی ڈھیل دی۔ وہ بریک لگا کر دور تک تاریکی اور ویرانی کو دیکھنے لگی، پھر خوف سے چیخنا چاہتی تھی، مگر ایکس رے مین نے چیخنے نہیں دیا۔ ہنس کر بولا، میری جان، وہ سامنے دیکھو، دور ایک روشن کھڑکی ہے۔ میں اس مکان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، میں واپس جاؤں گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ریورس گیئر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن گاڑی کو پیچھے لے جا کر موڑ نہیں سکی۔ بے اختیار آگے ڈرائیو کرنے لگی، اپنے اندر چیخنے لگی، میں نہیں جاؤں گی، شیطان کے بچے، میں نے اتنے دنوں میں معلوم کر لیا ہے کہ تو جادو نہیں ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ میں تیرے قابو میں نہیں آؤں گی، اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بولا، اس بار غلطی نہیں کروں گا، تمہیں خودکشی کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں، اور دیکھ لو کہ تم وہی کر رہی ہو۔ وہ سامنے بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے، اندر چلی آؤ۔ اس ویرانے میں دور تک کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے سارا کو بولنے اور بڑبڑانے کی ڈھیل دے دی۔ ادھر ہیرو کھڑکی سے لگا سانسوں کی آواز سننے کے بعد سوچ رہا تھا کہ دروازے پر جا کر دستک دے، شاید اس مکان میں کوئی مہربان مل جائے۔ وہ ادھر سے چلتا ہوا مکان کے سامنے والے حصے کی طرف جا رہا تھا، پھر ٹھٹک گیا۔ ایک کار دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑے گیٹ سے گزر کر احاطے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کار سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دے رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، مجبور نہ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ ہیرو نے سمجھا شاید کچھ لوگ کسی لڑکی کو زبردستی پکڑ کر لا رہے ہیں، لیکن وہ کار مکان کے سامنے آ کر رکی اور صرف سارا باہر آئی تو ہیرو شدید حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اسے کسی نے نہیں پکڑا تھا، مگر وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں مکان کے اندر نہیں جاؤں گی۔ لیکن وہ رک رک کر یوں جا رہی تھی جیسے نادیدہ لوگ اسے کھینچ کھینچ کر لے جا رہے ہوں۔ پھر وہ دروازے کے سامنے پہنچی، وہ اندر سے بند نہیں تھا، ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا، کھڑکی کے پردے کو برابر کر دیا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن بے اختیار کر رہی تھی۔ وہ تاریک کمرے سے نکل کر روشن کمرے میں آ گیا، مسکرا کر بولا، یہاں تک آنے کے بعد تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہ تمہاری کوئی تدبیر کام آئے گی، نہ ہی ضد کام آئے گی، اور نہ ہی تمہارے لیے اس ویرانے میں غیبی امداد پہنچے گی۔ میرا نیک مشورہ ہے، عقل سے کام لو۔ وہ اسے غصے سے دیکھ کر بولی، ہاں، میں اپنی مجبوری اور بے بسی کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، پھر بھی آخری وقت تک اپنی عزت بچانے کی کوششیں کرتی رہوں گی۔ سارا، میں برا اور بدکار نہیں ہوں، تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تم سے شادی کروں گا۔ شادی کرنے والے ایسی زبردستی نہیں کرتے۔ میں تمہارے خیالات کو بڑی گہرائی تک پڑھ چکا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو۔ اگر میں ایک بار تمہیں حاصل کر لوں تو پھر تم میں اتنی شرافت ہے کہ کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دو گی، مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اگر تم نے زبردستی کی تو میں تم پر تھوک کر خودکشی کر لوں گی۔ وہ ہنس کر بولا، تم نے میرے اندر ہوس کا دھواں بھر دیا ہے، یہ دھواں نکال دو، پھر خودکشی کر لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ شازور اور یہ کمزور تھی۔ اسی وقت دستک کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم سے گھبرا کر سارا کو چھوڑ دیا۔ اسے خوش فہمی تھی کہ اس ویرانے میں کوئی تیسرا شخص نہیں آئے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ سارا دستک سنتے ہی چیخ پڑی، پلیز ہیلپ می، مجھے بچاؤ۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس کی آواز روک کر بولا، خاموش رہو، مجھے معلوم کرنے دو کون آیا ہے۔ دوسری بار دستک سنائی دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اپنا نام اور کام بتاؤ۔ باہر سے غرانے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گوریلا اپنے حلق سے آواز نکال رہا ہو۔ ایکس رے مین نے جیب سے ریوالور نکال کر کہا، کسی جانور کی طرح نہ غراؤ، زبان سے بولو۔ پھر غرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا، تم سمجھ گئے ہو کہ تمہاری آواز سنتے ہی میں تمہارے دماغ پر قبضہ جما لوں گا۔ بہتر ہے واپس چلے جاؤ، میرے پاس ریوالور ہے، فوراً چلے جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ہیرو دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھ رہا تھا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، ذرا پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد اچانک اچھل کر دروازے پر ایک فلائنگ کک ماری۔ رات کے سناٹے میں زوردار دھماکہ سا ہوا، دروازہ ٹوٹ کر ایکس رے مین پر آیا۔ وہ بچتے بچتے بھی زخمی ہو کر دور جا گرا۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر دروازے کے نیچے چلا گیا۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سارا اپنی پریشانیوں کو بھول کر اور ایکس رے مین اپنے زخموں کو بھول کر اس عجوبے کو تکنے لگے۔ ان کے سامنے ٹوٹے ہوئے دروازے کے اوپر ایک انسان پینٹ، شرٹ، نیک ٹائی اور جیکٹ پہنے کھڑا تھا، لیکن گردن سے اوپر بندر دکھائی دے رہا تھا۔ بندر بھی ایسا جس کے چہرے پر انسانی ناک نقشے کی جھلکیاں تھیں، جیسے وہ ترقی کرتا ہوا بندر سے انسان بننے کے مرحلے پر آ چکا ہو۔ اس نے سارا کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کے اشارے سے تسلی دی، پھر ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یوں سر کو جھکایا جیسے کہہ رہا ہو، خادم حاضر ہے، فکر نہ کرو۔ ایکس رے مین فرش پر سے اٹھ رہا تھا۔ ہیرو نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو پکڑا، پھر اسے فرش پر سے اٹھا کر سر سے بلند کیا۔ وہ چیخنے لگا، چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، تم کون ہو؟ مجھ سے دوستی کر لو۔ سارا یکا یک ہنسنے اور رونے لگی۔ ایک ہوس پرست سے بچنے کا یقین ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہیرو نے اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اور مارو، کمینے بدماش کو اتنا مارو کہ یہ پھر کبھی میرے دماغ میں آنے کی جرت نہ کرے۔ ایکس رے مین سمجھ گیا تھا کہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ مقابل حیرت انگیز جسمانی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے فرار نہیں ہوگا تو یہودی خفیہ تنظیم کا بھید کھل جائے گا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر گرتے ہی اٹھ کر بھاگا۔ دروازہ قریب ہی تھا۔ دوسرے کمرے میں گھستے ہی اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ سارا خوب ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے بولی، گدھے کے بچے نے دروازہ بند کر لیا ہے، جبکہ دیکھ چکا ہے کہ یہ غیبی مدد دروازہ توڑ دیتی ہے۔ توڑ دو میرے محسن، دروازہ توڑ دو۔ اس نے ایک دھکے سے اسے توڑ دیا۔ اندر آ کر دیکھا وہ نہیں تھا۔ سارا بھی دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ اس کمرے میں باہر کی طرف کھلنے والا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ سارا نے کہا، وہ باتھ روم میں ہوگا۔ ہیرو نے باتھ روم میں آ کر دیکھا، وہ نہیں تھا۔ کمرے میں سامان کم تھا، کہیں چھپنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بولی، سٹور روم میں دیکھو۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے سٹور روم میں آئے۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ نہ زمین کھود کر گیا تھا اور نہ چھت توڑ کر پرواز کر گیا تھا، مگر غائب ہو چکا تھا۔ آخر ایک بہت بڑی تنظیم کا سرغنہ تھا۔ اپنے فرار کا چور دروازہ رکھے بغیر کسی رہائش گاہ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چور دروازہ سٹور روم میں تھا، جس کا سراغ وہ نہ لگا سکے۔ تب سارا کو احساس ہوا کہ وہ ایک بندر نما انسان کے ساتھ اکیلی ہے۔ اسے کچھ خوف سا آنے لگا۔ وہ محسن تھا، اس نے جان بھی بچائی تھی اور عزت بھی، اس کے باوجود وہ اجنبی تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، تم کون ہو؟ وہ پیچھے ہٹ کر اشاروں کی زبان میں سمجھانے لگا، میں دوست ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آؤ باہر چلو۔ اس نے باہر جانے کے لیے راستہ دیا۔ وہ بولی، تم آگے چلو، میں تمہاری شکر گزار ہوں مگر تمہیں دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی مکان کے باہر آئی، پھر دونوں ٹھٹک گئے۔ احاطے کے باہر ایک تیسری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک گاڑی میں ہیرو آیا تھا، دوسری میں سارا وہاں پہنچی تھی۔ تیسری میں کون آیا تھا؟ ہیرو نے غیر معمولی بصارت سے تیسری گاڑی کے اندر دیکھا، پھر دور تک نظریں دوڑائیں، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے غیر معمولی سماعت کے ذریعے سنا، کسی تیسرے کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تیسرا جہاں تھا وہاں ہیرو اسے دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ وہ تیسری گاڑی میری تھی۔ میں چھت کے سرے پر لیٹا ہوا تھا، ٹھیک میرے نیچے اس مکان کا برآمدہ تھا
जहां सारा और हीरो खड़े हुए थे और मेरी दूर खड़ी हुई गाड़ी को देखकर सोच रहे थे कि इस वीराने में वो तीसरी गाड़ी किसकी है। सारा ने हीरो से कहा, वहां एक गाड़ी मेरी है, दूसरी तुम्हारी होगी, क्या वो तीसरी भी तुम्हारी है? हीरो ने इनकार में सर हिलाया, इशारों की जुबान में कहा, वो नहीं जानता कि तीसरी कार में कौन आया है। मैं अब तक उन दोनों के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। सिर्फ सारा के बारे में इत्तफाक से मालूम हुआ था कि उसके 2 सौतेले भाई उसे कत्ल करना चाहते हैं। फिर ये मालूम हुआ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला सारा पर आशिक है। मैं ये नहीं जानता था कि वो आशिक एक्सरे मैन है। अभी मैंने छत पर लेटकर सारा की आवाज़ सुनी थी। अगर 10-15 मिनट पहले उसकी आवाज़ सुनकर उसके अंदर पहुंचता तो मुझे मालूम हो जाता कि वो टेलीपैथी जानने वाला आशिक यहूदी खुफिया तंजीम का बिग बॉस एक्सरे मैन है। वो मुझे अपने दिमाग में आने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि हीरो ने जब उसे उठाकर दीवार पर दे मारा था तो वो जख्मी हो गया था। एक्सरे मैन के मुकद्दर में अभी गुमनाम और पुरस्कार बनकर रहना ही था, इसलिए वो मेरे हत्थे चढ़ने से पहले ही निकल भागा था। मेरी दिलचस्पी उस टेलीपैथी जानने वाले से थी, इसलिए मैं सारा का ताकुब करता हुआ वहां पहुंचा था। मुझे उस हीरो के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था कि वो आधा बंदर और आधा इंसान है। सारा की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंचा। उसके ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ कि वो जिस हस्ती के साथ बरामदे में खड़ी हुई है वो दुनिया का 8वां उजूबा है। वो बंदर था लेकिन इंसान की तरह सीधा खड़ा हुआ था। उसने पतलून, शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। पतलून के पीछे एक सुराख था जहां से उसकी दुम बाहर निकली हुई थी। वो हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों का मालिक था। उसने 2 दरवाजे तोड़ दिए थे। एक्सरे मैन जैसे सेहतमंद आदमी को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद करके पटक दिया था। मैं ये सब कुछ सारा की सोच पढ़कर मालूम कर रहा था। वो उसकी कुर्बत से सहमी हुई थी और मुतमईन भी थी, क्योंकि उस नीम इंसान और नीम हैवान ने उसकी इज्जत बचाई थी। वो बोली, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई और भी मौजूद है। हीरो ने इशारे से उसे तसल्ली दी। फिक्र ना करो। वो उसके साथ चलती हुई मकान के बरामदे से निकली, फिर अपनी कार के पास आई। हीरो चारों समत दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। फिर वो इशारे से बोला, तन्हा अपनी कार में ना जाओ, ज़रा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वो सारा को वहाँ छोड़कर इहाते के बाहर अपनी गाड़ी की समत जाने लगा। पहली बार जब बारबरा ने एक जजीरे में पाशा के दिमाग पर कब्जा जमाया था तो उस पर तनवीमी अमल करने के दौरान ये मालूम हुआ था कि पाशा का एक यहूदी उस्ताद जेफरी था। उन दोनों ने गैर मामूली दवाओं का तजर्बा एक बंदर पर किया था और तजर्बा कामयाब रहा था। वो मीलों दूर की आवाज़ें सुन लेता था, रात की गहरी तारीकी में हद्दे नज़र तक देख लेता था और यही अंदाज़ा था कि उस बंदर का कद रफ्ता रफ्ता बढ़ेगा। वो हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वतों का हामिल होगा। हमने पाशा के ख्यालात से ये मालूमात हासिल करने के बाद उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। हम जेफरी और उस बंदर को ढूंढना नहीं चाहते थे कि वो दुनिया के किस हिस्से में है। हमने सोचा जहाँ भी है हमारी ज़िंदगी रही तो एक दिन उनसे ज़रूर सामना होगा। अब मैं सारा के साथ उसे देखकर यकीन से सोच रहा था कि ये वही तजर्बाती मराहिल से गुजर कर आने वाला बंदर है। मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। वो गैर मामूली समात से मेरी हल्की सी आहट भी सुन सकता था। वो ज़मीन पर था और मैं ज़मीन व आसमान के दरमियान। वो छत ऊंची थी, उसकी नज़र मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी, वरना दरख्त पर चढ़कर देखता तो मैं गहरी तारीकी में भी उससे छुप ना पाता। वो इहाते के बाहर अपनी गाड़ी के पास आया, दरवाज़ा खोलकर एक ब्रीफ केस लिया, फिर सारा के पास वापस आया और बरामदे के फर्श पर बैठकर इशारे से बोला, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वो ज़रा दूर ही रहना चाहती थी, लेकिन उस वीराने में उसके रहमो करम पर थी, उसकी बात मानने पर मजबूर थी, लिहाजा उसके पास आकर बैठ गई। उसने ब्रीफ केस खोलकर अंदर से एक पोर्टेबल कंप्यूटर निकाला, उसमें सेल डाले, फिर उन्हें ऑपरेट किया। सारा हैरानी से देख रही थी और देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फाज के ज़रिए बोला, हेलो, मेरा नाम हीरो है। अगरचे मैं उजूबा हूँ ताहम तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूँ कि मुझे अपनी तरह इंसान समझो, अपने दिल से डर निकाल दो, तुम्हें मेरी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सारा ने कहा, तुम्हारी इन बातों से मुझे हौसला मिल रहा है, अब मैं खौफजदा नहीं हूँ। मेरा नाम सारा रॉबिन है, मैं भी तुम्हें बखैरियत घर पहुँचा दूँगा। क्या तुम जाने से पहले थोड़ी देर मुझसे बातें करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे मुतल्लिक जानना चाहती हूँ, तुम ऐसे क्यों हो? मैं पैदाइशी तौर पर बंदर हूँ। एक इल्मुल अब्दान के माहिर ने मुझ पर अजीब व गरीब तजर्बात किए और मुझे तकरीबन इंसान बना दिया। मुकम्मल इंसान बनने में जो कमी रह गई है उसका मुझे अफसोस नहीं है,
کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی مکمل انسان نہیں دیکھا ہے۔ میں نے سارا کی زبان سے سوال کیا، جس نے تم پر تجربہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی موت کے بعد میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ میں کہاں رہوں۔ اب تک کہاں رہتے تھے؟ اسی شہر تل ابیب کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ وہ مجھے دنیا والوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ راتوں کو مجھے سیر کرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ میری گاڑی کے شیشے ٹنٹڈ ہیں، میں باہر والوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ اب منظر عام پر آؤں گا تو تماشا بن جاؤں گا۔ پولیس گرفتار کر لے گی، پوچھا جائے گا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔